वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं दिल चाहता है विद आरजे भाविश खान। और आज के दिन का मुझे बल्कि ये कहना चाहिए कि हम सबको बड़ी मुद्दत से बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैंने जब से होश संभाला है अपने इर्द गिर्द हर शख्स को इनकी शख्सियत, इनकी गुफ्तगू, इनके लहजे का गर्विदा पाया है। ये शायर हैं, मुसव्विर हैं, टेलीविजन होस्ट हैं, अदाकार, ड्रामा निगार, मिज़ा निगार, कौन कौन सा काम है जो उन्होंने ना किया। तो आज हम मिलने जा रहे हैं वन एंड ओनली अनवर मकसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जीती रहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया। हम एक बहुत तवील अरसे से चाह रहे थे आपका इंटरव्यू करना, लेकिन आज का दिन वो मुबारक दिन था जिस दिन मेरी आपसे बात हो रही है और हम आपके बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। चले बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच सर। सर, इतने बेशुमार माशाल्लाह से काम है आपके, और आपकी फैमिली के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी कि थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बताएं कि कैसे इन चीज़ों का आगाज हुआ था, आप लोगों की तरबियत किन उस्लूब पे की गई थी कि माशाल्लाह से आप सब लोग ही एक से बढ़कर एक आपकी फैमिली में लोग मौजूद हैं। तो कुछ अपनी तरबियत, कुछ अपने बचपन को हमसे शेयर कीजिए। बचपन में मैं बेटा बहुत छोटा था, तो मैं क्या बताऊं जमाने का हाल। तो बस बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गई, अब बुढ़ापा है। और बचपन में आदमी सीखता सब कुछ बचपन से ही है। एक जो माहौल मिला, एक तहजीब, तमीज़, अदब, ये सब कुछ बचपन से ही सीखा और इन तमाम चीज़ों का दामन छोड़ा नहीं। बेशक सर, आपके माशाल्लाह से सारे बहन भाई, जिनकी बात की जाए, आप हैं, फातिमा सुरैया बचिया थी, और अहमद मकसूद साहब, जहरा निगाह, जुबैदा तारिक, तो आप सब लोग ही माशाल्लाह से अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट नजर आते हैं। जहाँ जिस शोबे का उन्होंने इंतखाब किया, बहुत ही अच्छी तरीके से कामयाबी के साथ उसको निभाया। तो आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम जान सकेंगे कि उनका किस शोबे से ताल्लुक था, उन्होंने किस उस्लूब के ऊपर आपकी तरबियत की कि माशाल्लाह से सबने अपने अपने तौर पे कामयाबी से काम किया है। ये तरबियत हम लोगों को मिली मेरे नाना से, नवाब निसार आर्चर। हम लोग हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं और दाग दहलवी के शागिर्द थे वो। और हमारे घर में जिगर साहब, फानी साहब, मौलवी अब्दुल हक, मौलाना मौदूदी साहब, इन सब का आना जाना रहता था। बजिया ने तो 12 साल की उम्र में नॉवेल लिख दिया था, मुस्लिम समाज। और फिर घर में मुशायरे होते थे और हम लोग बैतबाजी करते थे, 10 भाई बहन। तो नाना कहते थे कि आज बैतबाजी होगी जुल्फ के ऊपर, तो हम सारे शेर जिसमें जुल्फ आता है वो ही पढ़ना था या आईने पे पढ़ना था। तो इस तरह की बैतबाजी होती थी और सब छोड़ के आ गए पाकिस्तान, और नए सरजमीन, नए आसमान, नए ज़मीन के खातिर। और यहाँ आके बुरा वक्त जो पड़ता है वो अच्छे लोगों पे पड़ता है। तो जो हम घर में रहते थे वो घर भी दे आए, मुलाजिमों को जो हमारे यहाँ काम करते थे, मैं तो बुरा हो इसमें। और सिर्फ किताबें लेके आए थे हम लोग, 5000 किताबें थी, वही साथ रही। मगर जब बारिश हुई कराची में 50s में, तो वो किताबें बह गई थी, क्योंकि हम टेंट में रहते थे, घर खाली पड़ रहे थे यहाँ। मेरे नाना ने कहा किसी और के घर में हम कैसे रह सकते हैं ताला तोड़ के। हुकूमत ने कहा कि आप कोई घर पे कब्जा करते हैं, तो हम लोगों ने नहीं किया। ज़मीन लेके हमने टेंट लिए निज़ामुद्दीन एंड सन्स से, फिर उन टेंट्स में रहे। बारिश हो गई, फिर PIV कॉलोनी चले गए। जो क्वार्टर मिला हमको, उसकी छत भी नहीं थी। हम 10 भाई बहन, माँ बाप, नाना नानी, पर नानी मेरी थी, उनसे मेरी दोस्ती थी बहुत। और बस जिंदगी गुजर गई। तो सर, ये टेलीविजन का कैसे सफर शुरू हुआ? क्योंकि मुझे पता चला कि आपने इकोनॉमिक्स में अपनी तालीम हासिल की थी कराची यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपने एज अ बैंकर भी जॉब की। तो फिर ये टेलीविजन बिल्कुल एक मुख्तलिफ फील्ड, इसका कैसे हो गया इंतखाब? मैंने बैंक में जॉब नहीं की थी, करवाई गई थी।
अच्छा। क्योंकि मेरे बहनोई के दोस्त थे आका नाबी साहब, मेरे बहनोई सेक्रेटरी फाइनेंस थे, तो और आगा साहब के बहुत दोस्त थे। उन्होंने नौकरी दिलवा दी, मैं बैंक वगैरह कहाँ काम कर सकता। तो बैंक में भी मैं जो लोग आते थे उनकी तस्वीरें बनाता रहता था बैठ के, और फिर निकाल दिया गया। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में नौकरी की और शेयर्स डिपार्टमेंट का हेड हो गया। वहाँ भी यही हाल था मेरा। अगर मैं तस्वीरें, क्योंकि मेरी तस्वीरें ही बिक जाती हैं जिनकी वजह से मेरे घर का खर्चा चलता है, वरना टेलीविजन वगैरह से इतनी आमदनी नहीं होती। अगर पेंटिंग्स जो है मेरी पहली नुमाइश 58 में हुई थी, 1958, और जब से मैं पेंट कर रहा हूँ, 66 बरस से लिख रहा हूँ, उसी ज़माने से पेंट कर रहा हूँ और उसी ज़माने से हुकूमतों के खिलाफ बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ये तो जॉब की बात होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स का आपने क्यों इंतखाब किया था? मतलब शायर माशाल्लाह से आप थे और सारी जितनी भी आर्ट्स की फील्ड थी उनमें आपने फिर बाद में जो है अपनी किस्मत आजमाई, बेहतरीन तरीके से आपने अपने को प्रूव किया। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और कोई वजह नहीं थी। सही। अच्छा जी। असल में मेरे साथ जो 5-6 लड़कियां थी उन्होंने भी इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था, तो मुझे मजबूरन लेना पड़ा दाखिला उसी डिपार्टमेंट में। अच्छा तो मैं किसी और में। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है कि हमारे पीडिया पे जितनी भी शख्सियात हैं, या तो वो होस्टिंग करती हैं या मतलब कोई राइटर होता है, तो आपने इतने सारे काम माशाल्लाह से, शायरी, मज़ा निगारी, ड्रामा निगारी, आप पेंटर हैं, बहुत ही जबरदस्त पेंटर हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपने टाइम कैसे निकाला? मतलब हमारी जो ये नौजवान नस्ल है उनके लिए जाहिर सी बात है, जब आपको सुनते हैं तो उनके लिए एक मिसाल होती है कि आपको अगर वो आपकी तकलीद करें, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करें, तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे की अपनी। टाइम तो बेटा, एक तो मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, चाहे रात में मैं 4 बजे भी सोऊं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और सुबह उठ के अखबार वगैरह पढ़ा। अखबारी क्या है, वो तो खबरें पहले ही मालूम होती है कि यही होंगी, वही निकलती, और अखबार पढ़ के फिर मैं थोड़ा लिखता हूँ 1-2 घंटे। उसके बाद दोपहर में मैं पेंट करता हूँ, रात में मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। जैसे कि मेरी अपनी लाइब्रेरी है म्यूज़िक की, तो मेरे पास विलायत अली खान साहब का 400-500 घंटे की रिकॉर्डिंग है, रविशंकर की भी 300 घंटे की है, रोशनारा बेगम, पूरा जो गाया है उन्होंने जब से शुरू किया है वो सब मेरे पास है। और उसके अलावा बाहर के बीटल्स भी हैं, रोलिंग स्टोन्स भी हैं, जेट्रो थर्स भी हैं, एल्विस, सारे ही है मेरे पास। तो बाहर की क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ की दुनिया की हर म्यूजिक है मेरे पास। जबरदस्त, ग्रेट। और मैंने सुना है जी, आपके पास किताबें और मूवीज की भी तकरीबन हर जबान में कलेक्शन मौजूद है। जी, सब है, किताबें बहुत है मेरे पास। और कोविड से फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जिन लोगों को नहीं पढ़ा था 3 महीने एक बंद कमरे में उनको भी पढ़ लिया। और मैं कह रहा था थोड़े दिन और बीमार रहूं तो और ये भी पढ़ लूं, मगर पता नहीं किसी की बद्दुआ लग गई, मैं ठीक हो गया। जबरदस्त। अच्छा, तो फिर मतलब हम सबकी तो आप इंस्पिरेशन है, जैसे मैंने कहा कि मैंने जिसको अपने इर्द गिर्द देखा है, सबकी आप इंस्पिरेशन, सबने आपसे सीखने की कोशिश की। आपकी कौन इंस्पिरेशन थे और ये टीवी का सफर शुरू कैसे हुआ था? टीवी का ज़िया मोहद्दीन साहब मेरे साथ ब्रिज खेलते थे, मैं ब्रिज भी खेलता हूँ। तो एक दिन कहने लगे तुम ब्रिज टेबल पे जो बातें करते हो, मेरा आखिरी सेशन शुरू हो रहा है कराची से ज़िया मोहद्दीन शो का, तो तुम वो मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दो पूरे शो का। तो मैंने उनके लिए 13 किस्तों का स्क्रिप्ट लिखा। फिर उनका एक और प्रोग्राम था ज़िया के साथ, जिसमें शायरों पर, नज़ीर अकबर आबादी पर, जुर्रत, इंशा पर, फिर बाहर के शायर डिलन थॉमस पर, और फिर जॉन नुई पर, फिर कुछ इंटरव्यूज़ थे। ये सारे प्रोग्राम मैंने उनके किए। ज़िया के साथ प्रोग्राम था तो ज़ियाउल हक साहब पावर में थे, तो लोग समझे कि ये
खुशामद में प्रोग्राम कर रहा है ज़िया के साथ, अगर वो ज़ियामुद्दीन निकले फिर तो फिर लोगों के समझ में आया क्या है ये। मगर मैंने जो कुछ लिखा टीवी के लिए हिम्मत करके, वो सब ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में लिखा। ये 50-50, शोशा, आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, शो टाइम, स्टूडियो 4:20, अनवर मकसूद के साथ मेरे 70-80 प्लेस जो है वो सब ज़िया साहब के ज़माने के हैं। बिल्कुल। अच्छा, ज़िया साहब के ज़माने के जी जी आप। डर भी लगा रहता था, मजबूरी भी थी। जब 50-50 हिट हो गया तो ज़िया साहब ने पूरी टीम को इस्लामाबाद बुलाया इनाम देने के लिए, मुझे नहीं बुलाया। जनरल मुजीबुर रहमान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, तो मैंने उनसे कहा मुजीब साहब ये सब पूरी टीम गई हुई है इस्लामाबाद, मुझे नहीं बुलाया। जनरल साहब ने कहने लगे वो कॉमेडी प्रोग्राम में राइटर का क्या काम, वो तो एक्टरों का होता है सारा, इसलिए उनको बुलाया है। अरे मैंने कहा मैं बिल्कुल भूल गया था कि राइटर का क्या काम किसी कॉमेडी हैरत की बात है। अच्छा सर, एक आपकी मेरे इल्म में है, अब ये बात कितनी सही है इसकी तस्दीक तो आप ही करेंगे, कि एक आपकी आर्ट एग्जीबिशन थी, पेंटिंग की एग्जीबिशन थी, जिसमें शायद ज़िया साहब आए थे और आपने अपनी पेंटिंग्स के हवाले से उनसे एक बहुत मजेदार जुमला बोला। नहीं, वो प्रेसिडेंट हाउस में उन्होंने बुलाया था लिखने वालों, तो मैं भी उनके साथ था। तो मुझसे कहने लगे कि भाई आप तस्वीरें बनाते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में कोई तस्वीर नहीं है आपकी। मैंने कहा सर मैं गरीब लड़कियों की तस्वीरें बनाता हूँ। तो कहने लगे कि ये तो बहुत नेक काम करते हैं आप, फिर तो आपकी तस्वीरें होना चाहिए। मैंने कहा सर बहुत गरीब है वो। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा उनके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तो बोले अच्छा फिर आप उस तरह की तस्वीरें बनाते हैं तो फिर रहने दें उसको। तो फिर हम नहीं लग सकते। सही। अच्छा अभी उनसे, उनकी बेटी से मेरी बहुत, जैन जो उनकी बेटी, उससे मेरी बहुत दोस्ती। अच्छा, तो शायद उसी के नाते मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, वरना मुझे वो गिरफ्तार कर चुके होते। सही। अच्छा, मैंने सबसे उनके दौर के बारे में यही सुना है कि बहुत पाबंदियां थी उस जमाने में, लेकिन अगर हम देखें, मतलब मेरा ये अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि उस जमाने में जितने काम हुए हैं, जैसे माशाल्लाह से आपके इतने सारे प्रोग्राम्स थे और भी बेशुमार हमें ऐसे ड्रामा सीरियल्स मिलते हैं जो कि बहुत क्रिएटिव थे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? औरों पे तो था, मतलब लोग डर गए थे बाद में लिखने से कुछ, मगर मैं अपना काम करता रहा, लिखता रहा। और क्योंकि बेटा मैं बोलता भी सच हूँ, लिखता भी सच हूँ, और सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान सच बोलकर भूल जाता है क्या बोला था, सच लिखकर भूल जाता है क्या लिखा था। झूठ लिखकर और झूठ बोलकर सारी जिंदगी याद रखना पड़ता है कि क्या था। ये सच की सबसे बड़ी नेमत ये है कि आप सच कहें और भूल जाएं क्या कहा, क्योंकि आपने सच कहा था। बेशक बेशक। कलम जो है मेरा वो झूठ नहीं लिखता। अब लूज स्टॉक जो है मैंने 400 प्रोग्राम किए मोइन के साथ, जो मुल्क में हो रहा था, जो आज भी हो रहा है। लोग मुझसे हिंदुस्तान से फ़ोन आते हैं मेरे पास कि ये प्रोग्राम कब रिकॉर्ड किया आपने, मोइन को तो मरे हुए 10 बरस हो गए, लगता है कल रिकॉर्ड किया आपने। मैंने कहा भाई पुराना प्रोग्राम है, उन्हें ये सब कुछ है उस प्रोग्राम में जो आज हो रहा है। मैंने कहा ये मेरी बदकिस्मती, आप सबकी बदकिस्मती के वही है अब तक, बदला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। सर, मोइन अख्तर साहब की जानिब भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि माशाल्लाह से आपके बेशुमार ड्रामा सीरियल्स जो आपने पीटीवी के लिए लिखे, मुख्तलिफ और चैनल्स के लिए लिखे, आंगन टेरा, जिसको आज भी उसके किरदारों को मैं देखती हूँ मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में उनको कॉपी किया जाता है। वो किरदार कुछ बहुत ही मशहूर हैं, वो हर ड्रामे का हिस्सा बन गए हैं, कुछ किरदार थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ। इसके साथ हाफ प्लेट जो मेरा अपना इतना फेवरेट वो टेलीफिल्म है, या उसको आप एक दिन का सीरियल कह रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त हाफ प्लेट। और उसमें मुझे जो मतलब अच्छी चीज लगती है, कंटिन्यूटी के साथ 2-3 किरदार हैं और इतनी खूबसूरती से आपने उसको लिखा है। सितारों, बहरुनिसा, एक थी सफिया, बेशुमार ऐसे सीरियल्स आपने लिखे हैं। तो अब क्या वजह है कि आपने ड्रामा लिखना छोड़ दिया है, टीवी के लिए लिखना छोड़ दिया है? आंगन टेढ़ा
इतना टेढ़ा हो गया है कि अब लिखने की हिम्मत नहीं है। एक थी सफ़िया, वो थी, अब नहीं है। सितारा मेहरुन्निसा दोनों शोहरत की बुलंदियों पर है, तो अब ना सितारा हो रही ना मेहरुन्निसा हो रही। अब हाफ प्लेट में जो था वो एक कमरे में प्ले है पूरा, एक कमरे, वो कमरे से बाहर कैमरा गया ही नहीं जी। जब मैंने ये लिखा उसमें एक मकालमा था खालदा रियासत में के दरमियान और मोइन के, वो 31 मिनट का है सीन। तो मोहसिन अली जो डायरेक्टर थे कहने लगे, उसने फेंक दिया स्क्रिप्ट, अनवर 31 मिनट का एक सीन। मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद देखते हैं कितना काट सकते हैं, काट देंगे। मोहसिन ने रिकॉर्ड किया, फिर मोहसिन आए मेरे पास, कंधे पे हाथ रखा और कहने लगे यार 2-3 मिनट और बढ़ जाता तो और कितना हो रहा था। तो इस तरह का वो प्ले था। बिल्कुल। और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से वहाँ के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड का फ़ोन आया टीवी के एमडी के पास, ये हाफ प्लेट हमने देखा है, हमें स्क्रिप्ट चाहिए इसका, ताकि हम अपने पढ़ने वालों को बताएं कि ये है उर्दू। तो चले, वो ज़माना और था, ज़माना दूसरा है। अब लोग देख रहे हैं टीवी के ड्रामे, बहुत अच्छे भी हैं, ज़ाहिर रेटिंग आ रही है उनकी, मगर मेरी जगह अब नहीं है स्क्रीन पर। ना मैं वैसा मज़ा लिख सकता हूँ, ना मैं उस तरह की कहानियाँ लिख सकता हूँ। अब ये ज़माना है, ये भी चलेगा, कितने दिन देखते हैं, फिर शायद ज़रूरत पड़े और तरह के ड्रामों की, और तरह के मज़ाक की। तो अगर ज़िंदगी रही तो शायद मैं फिर आप लोगों के लिए लिखूँ इंशाल्लाह ताला से। सर, ये कमर्शियलिज्म जब से ये मार्केटिंग का सिलसिला आया हर चीज़ में, तो इसके बाद आप खुद क्या समझते हैं कि कितने अरसे हमारा ड्रामा, जो कि माशाल्लाह से पूरी दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया सराहती है, पूरी दुनिया देखती है, तो कितने अरसे ये सिलसिला रहेगा? क्योंकि जैसे भी आपने बात की कि 30 मिनट 31 मिनट का एक सीन था कंटिन्यूटी में, एक तो उन जितने अदाकार थे उसमें उनको सलाम, खालदा रियासत, मोइन अख्तर, जमशेद अंसारी साहब, और उसके साथ मतलब आजकल वो मेमोरी भी नहीं है हम लोगों की, और उसके साथ ही साथ ये अगर आज का दौर होता है, इस कमर्शियलिज्म का दौर होता, तो आपको लगता है कि इसकी इजाजत उस तरह से भी मिलती? क्योंकि आजकल तो 2-2 मिनट के टिकटॉक। अब जब मैं लिखता था तो मैं डायरेक्टर के साथ बैठता था और हम कास्ट करते थे कि इसको, ये इस कैरेक्टर के लिए ठीक है ये। अब कास्ट जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आती है कि इनको लें, तो हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं, इन अदाकारों को लें। मुझसे तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने तो जो सोचता हूँ कि ये कर सकता है काम। और यही वजह है कि लूज टॉक के बाद मोइन की कुर्सी पर मैंने किसी को नहीं बिठाया। मैं वो प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकता था, मगर जिस कुर्सी पे मोइन बैठ के चला गया, तो उस पर कोई अदाकार इस काबिल ही नहीं है कि बैठे जिस तरह मोइन किया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहुत दफ़ा हम लोग बहस कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आजकल टेलीविजन पे जो एक दौर है अदाकारों का, वो उनकी अदाकारी नहीं देखी जाती, उनका टैलेंट नहीं देखा जाता, सिर्फ शक्ल सूरत, गोरे रंग की बुनियाद पे अदाकारी उनसे करवाई जाती है। तो आप कैसे इस चीज को समझते हैं? क्या मतलब टैलेंट प्रूफ करने के लिए ये चीज जरूरी है कि शक्ल सूरत बहुत अच्छी हो? मतलब जैसे हम देखें माजी में हमें कितने बेशुमार से सिंगर्स मिलते हैं, जो आबदा परवीन साहिबा हैं और गुलाम अली साहब हैं और अताउल्ला ईसा खेलवी, बेशुमार नाम जो शक्ल सूरत के बिल्कुल आम से थे। लेकिन आजकल अगर सिंगिंग की भी बात की जाए तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि सिंगर अच्छा दिखता भी हो, अच्छा परफॉर्मर भी हो। तो ये कहाँ लेके जा रहा है? गाने वाला जब सुर में गाता है तो दुनिया की सबसे अच्छी शक्ल उसी की होती है, अगर वो सुर में गा रहा है। रोशनारा बेगम जब गाती थी, जब उनका आलाप शुरू करती थी, तो वो दुनिया की हसीन तरीन औरत थी। बेसुरे सिंगर चाहे खुद शक्ल भी हो, उनसे बदसूरत कोई नहीं लगता। मगर ये कि ये सब बड़े नाम लिए आपने, शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता है। शक्लें सबकी अच्छी होती है, कुछ की कम अच्छी होती है, कुछ की ज़्यादा अच्छी होती है। और आबदा जब गाती हैं तो एक लगता है समंदर बह रहा है, तो उसके किनारे लोग बैठे देख रहे हैं उसकी मौजूद, तो उस पर शक्ल पे कौन ध्यान देता है? बिल्कुल। गला जो है वही सबसे खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल। तो ज़माना बदल रहा है। अभी तो देखें
और ये लड़के जो नए आए हैं इनमें बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, शक्ल भी है, लड़कियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो मेन चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा अहम होती है, वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अगर अच्छा है आपका, डायरेक्टर भी बुरा है, अदाकार भी बुरे हैं, तो लोग देखेंगे कहानी अगर है उसमें। अब कहानियां एक सी हो गई सारी। आप कोई चैनल को शिफ्ट करें, वही चेहरे, इश्तहारों में भी वही चेहरे, खबरों में भी वही चेहरे, तो लिहाजा अब तो ज़माना बदल गया बिल्कुल। अभी लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, डायरेक्टर अच्छे आ गए, बहुत इंटेलिजेंट हैं। पुराने ज़माने के जो डायरेक्टर्स थे, मैं कह सकता हूँ कि उनसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। कहानियाँ नहीं मिलती। अगर सर आप कोई अब ड्रामा बनाते हैं, तो इस वक्त के अदाकारों में आपको क्या लगता है कि आप किन अदाकारों को कास्ट करेंगे अपने ड्रामा में? बेटा, पहले तो मुझे टीवी देखना पड़ेगा कि कौन काम कर रहा है। तो टीवी में सिर्फ ये वर्ल्ड कप वगैरह देखता हूँ, क्रिकेट के जो होते हैं ये देखता हूँ, BBC देख लेता हूँ, CNN भी नहीं देखता मैं। तो फिर अब मैं आपके कहने के बाद मैं शुरू करता हूँ ड्रामे देखना, फिर बताऊंगा आपको कौन सा एक्टर अच्छा है। बिल्कुल सर। एक हम आपसे आपका पर्सनल रैपिड राउंड करना चाहेंगे, इसमें आपके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपके स्पीड डायल पे किसका नंबर होता है जिसको आप किसी भी वक्त दिन के किसी भी लम्हे में कॉल करते हो? बेटा, अलमिया का है मेरे पास, उन्हीं से बात करता हूँ मैं। क्या बातें करते हैं सर? बस वो यही कि जो इज्जत दी हुई है उसको बरकरार रखें। अमूमन कितने बजे तक आप सो जाते हैं? 11 बजे। सही। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपकी जिंदगी पे कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? सादा वर्क होना चाहिए सर, कोई टाइटल नहीं। सही। अच्छा, स्पोर्ट्स आप बहुत फॉलो करते हैं, तो कौन कौन सी स्पोर्ट्स आपकी फेवरेट है? मैं क्रिकेट और फुटबॉल। आपकी कोई मतलब आदत ऐसी जो लोगों को ना जिसका इल्म हो, जो अभी तक लोगों को ना पता चली हो, कोई हॉबी ऐसी? इसमें नहीं, सबको पता है मुझे किस चीज का शौक है, सबको पता है। अच्छा, बचपन का मेरे घर ही रहते हैं ज्यादातर, मैं नहीं जाता किसी। जब बचपन का कोई ऐसा किस्सा है जब आप सारे बहन भाई बैठते हो तो उस किस्से को, उस वाकये को दोहराते हो? बेटा, ये कहानियां जो है ना, ये बहुत हैं, कहाँ तक मैंने कई दफा बताई हुई है। बचपन मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और पाकिस्तान आने के बाद भी मैं जाके पुराने कपड़े खरीदता था। लाइट हाउस सिनेमा है, उसके पास मरे हुए अंग्रेज़ों के कपड़े बिकते थे, तो वो अंग्रेजियों के फ्रॉक खरीद के मैं टाइयाँ बनाता था, उनमें से बटन निकाल के कफलिंग बनाता था और फिर सदर जाके उनको बेच देता था। पूरा सेट टाई का और कफलिंग्स का 10 रुपए, तो बहुत बिक जाते थे। तो उससे मैं पेंट खरीदता था, वहीं की एक दुकान थी, और फिर घर आके पेंट करता था। यानी ये भी कहा जा सकता है कि आप डिजाइनर भी रहे, फैशन डिजाइनर भी आपने मतलब उसका काम भी किया है? हाँ, शुरू में तो मॉडलिंग भी की है मैंने। जबरदस्त। हर काम किया। अच्छा, किन बातों पे आपको फौरन गुस्सा आ जाता है? गुस्सा नहीं आता मुझे, मैं बोलता नहीं, गुस्सा आता भी है तो मैं उसका इजहार नहीं करता। मैं खामोश हो जाता हूँ तो लोग समझते हैं कि गुस्सा आ गया, वरना बोलते कुछ नहीं। कभी इजहार नहीं किया मैंने। सही।
अच्छा, कोई ऐसा फूड आइटम जो आप रोजाना खा सकते हो, कोई खाने की चीज जो आपको कभी भी दी जाए आप रोजाना बगैर मना किए खा लें? मैं 81 बरस का हो चुका हूँ, 81 ईयर्स। दाल चावल मैं रोजाना खाता हम्म, ग्रेट। हूँ। ये एक ही डिश है जो कि आप रोजाना खा सकते हैं, और कोई डिश आप रोजाना नहीं खा सकते। बेशक बेशक। अच्छा सर, अभी किताब की बात हुई थी और अभी कुछ अर्से पहले आपकी वाइफ इमराना ने एक किताब आप पे लिखी है, उलझे सुलझे अनवर। तो जी। आपने खुद अपनी जिंदगी पे कोई किताब क्यों नहीं लिखी? ये सवाल मुझसे मेरे बच्चे भी करते हैं, सब करते हैं। मेरे कमरे में, मेरी लाइब्रेरी में इस वक्त कोई 8-10 हज़ार किताबें हैं, मगर एक खाने में मैंने 4 किताबें रखी हैं। एक कुरान शरीफ, एक कुलियात मीर, एक कुलियात गालिब, कुलियात इकबाल। इन 4 किताबों के बाद मेरी हिम्मत किताब लिखने की नहीं होती। इन चारों किताबों को पढ़कर तो मैंने अभी तक कोई किताब नहीं लिखी। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं सर मोइन अख्तर साहब की जानिब, और उनका आपका साथ किसी से ढका छुपा नहीं है। कितने अरसे आप दोनों का साथ रहा है, इतने बेशुमार प्रोग्राम्स आपने साथ किए। तो उनकी शख्सियत और उनका जो आपके साथ दोस्ती थी उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। 32 बरस मैंने लिखा मोइन के लिए, और दौरे भी किए दूसरे मुल्कों के बेतहाशा। और मोइन तो वैसा अदाकार, संजीदा स्क्रिप्ट हो चाहे मज़ाहिया हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। इस तरह के रोल वो जो लिख के दो वो तैयार करने के लिए, और फिर किस शाइस्तगी और उम्दगी से वो निभाता था उसको। बहुत बड़ा एक्टर था। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपने लूज टॉक उसके बाद नहीं किया, वो कुर्सी किसी और को आपने नहीं दी, लेकिन अभी पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें यासिर हुसैन ने एक आपके साथ एक तो वो एक इश्तहार था एक टूथपेस्ट का, कोविड के ज़माने में इस्तेमाल करने का। वो प्रोग्राम नहीं था, उनके 1.5 मिनट 2-2 मिनट के 3 उनके इश्तहार थे जिनमें मैंने बुक किया था। यासिर बहुत अच्छे अदाकार हैं, स्टेज के बहुत अच्छा एक्टर है। मैंने यासिर के लिए स्टेज के प्लेस जरूर लिखे, और उसमें तो जवाब नहीं है यासिर का, आउटस्टैंडिंग। मगर वो मोइन वाली बात नहीं है, नहीं आ सकती, किसी में नहीं। बेशक। सर, मैं कुछ अपने लिस्टर्स की सवालों की तरफ आ जाती हूँ। असमत आफरीदी साहब ने आपसे सवाल किया है कि सर आजकल आपका जो आपका ऑल टाइम फेवरेट शायर कौन है? मीर। और आजकल के पाकिस्तानी ड्रामे, फिल्म, म्यूजिक, इन चीजों से आप कितने मुतमईन हैं? म्यूजिक से तो हूँ। ये नौजवान जो गा रहे हैं, इस वजह से ये नहीं कि मेरे बेटे का अपना ग्रुप है स्ट्रिंग्स, जो अब टूट चुका है 33 बरस बाद। उनके गाने ही मैं लिखता था सारे। मगर और लड़के और लड़कियां जो गा रहे हैं वो बुरा नहीं गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। क्लासिकल हमारे यहाँ तकरीबन ना होने के बराबर ही है, सभी चले गए, कोई रहा नहीं है। और गज़ल क्योंकि बहुत ही मुश्किल है गाना, गज़ल जो मेहदी साहब गा गए, फरीदा, इकबाल बानो, मैडम नूरजहां, अमानत अली, इन लोगों ने जो गज़लें गा दी हैं उस तरह तो नहीं गा सकता कोई। कोशिश कर रहे हैं, देखें हालात ठीक हो तो शायद गज़लें भी ठीक हो जाए। सर, वैसे तो आपका खैर बेशुमार टाइम गुजरा है मोइन अख्तर साहब के साथ, लेकिन कोई उसमें से एक यादगार लम्हा ये जानना चाह रहे हैं। उनके साथ हर लम्हा ही मेरा यादगार गुजरा। बहुत ही हद तक वो अजीब व गरीब इंसान था। किसी एक आदमी को अगर मैं अच्छा लाइन लिख के दे दूँ तो 3 दिन मुझसे बात नहीं कि उसकी लाइन पे तो लोगों ने तारीफ की, वो लाइन मुझे क्यों नहीं दी तुमने। मैंने कहा मोइन, हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं लिख सकता मैं। मैंने बुशरा के लिए एक लिखा कैरेक्टर, वो बुशरा घर गया और वो स्क्रिप्ट ले लिया बुशरा से। तो कहा बताना नहीं अनवर को, मैं औरत वाला मैं खुद करूँगा। और जिस दिन रिकॉर्डिंग थी मैंने देखा ये साड़ी पहने आ रहे हैं,
मैंने कहा है बुशरा कहाँ है? कह रहे कि तबीयत ख़राब थी उसकी, तो ये साड़ी उसने दे दी मुझे कि तुम पहन लो, और वो कर गया और बहुत अच्छा किया उसने। तो सर क्या इसकी क्या पीछे वजह है? वो बहुत पॉजिटिव थे आपके मामले में कि वो आपका लिखा हुआ किसी और वो कहते हैं किसी और नहीं जी, नहीं जी। जब मुशायरा करता हूँ मैं तो 11 शायर होते हैं, सबका कलाम पहले खुद पढ़ता था, ये कदम दे दो, ये दे दो, ये अच्छी है, ये अच्छी इस तरह का था। खैर चले गए, अब क्या पीठ पीछे कोई बात करें, मगर बहुत बड़ा लगा। बेशक बेशक, बहुत बड़े लगा। पाकिस्तान का कहते हैं आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? फिलहाल तो मैं पाकिस्तान का पास देख रहा हूँ, तो मुझे फुर्सत पास देखने से नहीं है, माजी देखने से फुर्सत नहीं है, तो मुस्तकबिल का तो भी मैं सोच नहीं सकता। मुस्तकबिल मुझे लगता है कि रोशनी होगा इंशाल्लाह। तो ये नौजवान हमारे जो हैं, जिनमें लड़कियां ज़्यादा हैं और इतना टैलेंट है इनमें, इतनी मेहनत करती हैं, सच बोलती हैं, पढ़ती हैं, काम करती हैं, और ये बहुत ब्राइट है। नौजवान लड़के भी हैं, और इंशाल्लाह रोशनी तो है किस्मत में, किस्मत की लिखी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर इन्होंने आखिर में बिलाल मकसूद और फैसल कपाड़िया की दोस्ती के लिए आपसे एक कुछ जुमला आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? 33 बरस दोनों ने साथ काम किया। पहला जो इनका एल्बम था उसके गाने इन लोगों ने खुद लिखे, बाद में मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा गाना उस पर फिट होता है जब उसके बोल याद रहे लोगों को। हमें पुराने गाने लता के, रफ़ी के और नूरजहां के क्यों याद है, किशोर के, इसलिए कि बोल अच्छे थे। वो मजरू ने लिखे थे, जानिसार ने लिखे थे, साहिर ने लिखे थे, तनवीर नकवी ने लिखे थे, कतील शिफाई ने लिखे थे। बोलों में जान होती है। तो मैंने फिर कॉल लिखा, मैं लिख देती हूँ। फिर मैंने दूर लिखा इनके, फिर इनके 8-9 एल्बम के सारे गाने मैंने लिखे। जी बिल्कुल। और फिर अब 33 बरस जब हो गए तो बैठे हुए थे, मैं कोविड आ गया, कॉन्सर्ट बंद हो गए, प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई। फैसल दूसरे मुल्क में रहता है। इन लोगों ने 3 मिनट में फैसला किया कि अब हम 33 साल हो गए, हम इसको रोक देते हैं। बिलाल अपना काम कर रहे हैं और फैसल अपना काम कर रहे हैं, मगर मेरी आंखों में शायद 2-3 बार आंसू आए होंगे। एक तो जिस दिन पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान से अलग हुआ, और फिर ये स्ट्रिंग्स जब टूटा, तो यानी कि स्ट्रिंग्स के टूटने का जो गम था वो पाकिस्तान ज़्यादा हिंदुस्तान में था। कलकत्ता के अखबारों ने हेडलाइन लगाई, ऑब्जर्वर ने, टेलीग्राफ ने, सबकी आ गई स्ट्रिंग्स के बारे में। बम्बई में 3-4 रेस्टोरेंट में सिर्फ स्ट्रिंग से गाने बजते रहती हैं। और अब खुश हैं दोनों अपनी अपनी जगह। फैसल आता है, मतलब कोई नाराज़गी नहीं, कुछ नहीं, एक मोहब्बत से अलग हुए कि हो गया। फिर देखेंगे अगर वक्त सही रहा तो यूट्यूब फिर आया था वापस, तो फिर कहते हैं कि हम देखेंगे, मिलके कर सके करेंगे, और अपना अपना काम कर रहे हैं। ये वक्त तो खैर हम सब लोगों के लिए स्ट्रिंग्स के जो टूटने की खबर थी, हम सब लोगों के दिल पे जो है वो एक तरह से बिजली बन के गिरी थी। सर अभी आप हिंदुस्तान का जिक्र कर रहे थे, और मेरे जहन में से ये एक सवाल आया कि उर्दू को हम देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से शुरू हुई थी और पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर, व्हाट्सएप का दौर, जब हम सारे मैसेजेस टाइप कर रहे होते हैं तो रोमन में, इंग्लिश में हमारे मैसेजेस होते हैं। उर्दू का जो एक उसलूब है लिखने का, हम तकरीबन लोग भूलते जा रहे हैं। हमारी बोलचाल से उर्दू खत्म होती जा रही है, अंग्रेजी के लफ्ज ज्यादा आ गए। तो उर्दू का क्या फ्यूचर देखते हैं? और यहाँ कतर आपका कभी आना हुआ? क्योंकि मेरे इल्म में ये नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो उर्दू की बका के लिए काम कर रही हैं। तो आपके ख्याल में कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम उर्दू को बचाएं, आगे आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं, और क्या वजूहात भी कुछ अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? क्या, उर्दू बहुत बड़ी ज़बान है, एक समंदर है। समंदर के आगे दीवार आप खड़ी करके देखें, 1 सेकंड में तोड़ देगा। उर्दू को कोई कुछ नहीं कर सकता।
उर्दू तो एक मौजें मारती हुई ज़बान है, और उन मौजों को आप देखें, एक मौज अनीस के नाम की है, एक मीर के नाम की, एक गालिब के नाम की, एक सौदा के नाम की, एक जुर्रत के नाम की, एक सर सैयद के नाम की, एक हाली के नाम की, दाख मौज। और ये मतलब मुसफ़ी, शेफ्ता, यगाना, ये ज़बान जो है इसकी फिक्र नहीं करें आप। मुमकिन है कि ये सिर्फ बोलचाल की ज़बान रह जाए। इसी अदब की तरक्की के लिए किताबें छपना ज़रूरी है और किताबें बिकना चाहिए। अब यहाँ किताबों की दुकानें जो थी, अब 3 करोड़ का शहर है कराची, 5-6 दुकानें हैं किताबों की, और अब किताबों की कीमतें भी ऐसी हो गई हैं। पहले फैज़ साहब किताब 6 रुपये मिल जाती थी, 10 रुपये में, फिर 15 रुपये में, और आज की किताब 8 रुपये में, 6 रुपये में, दीवाने गालिब 12 रुपये में। अब ये कीमतें हो गई हैं 4000, 3000, 6000, खरीद नहीं सकते लोग। तो ये कि मगर ज़बान जो है उर्दू को कोई छेड़ भी नहीं सकता। और हिंदुस्तान में तो जब तक हिंदुस्तान कायम है, हिंदुस्तान से उर्दू जा नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान बग़ैर उर्दू के, मतलब बग़ैर फिल्मों के ऐसा है जैसे कि एक घर जिसमें बिजली ना हो, पानी ना हो, खाना ना हो। फिल्मों पे जिंदा है हिंदुस्तान, और फिल्में, गाने, मकालमे उर्दू में होते हैं। उनके यहाँ 700 फिल्में बनती हैं, जिसमें केरला की फिल्में भी हैं। केरला की अलग हैं, बंगाली फिल्में अलग हैं, गुजराती अलग हैं। मगर जो बम्बई में बनती हैं फिल्में, 600 फिल्में या 500 फिल्में बम्बई में बनती हैं, और वो उर्दू के बगैर चल नहीं सकती। तो उसको तो उर्दू तो हिंदुस्तान से कभी खत्म नहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों देखा जाए तो बॉलीवुड अब बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, और उन्होंने अब लैंग्वेज भी इतनी लोकल हरियाणवी और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। तो आपको लगता है कि उनकी नाकामी की भी यही वजह है? नहीं, वो कुछ नहीं। वो तो आप देखिए, अभी भी जिस फिल्म में गाने गुलजार के हों, तो गुलजार तो उर्दू में गाने लिखते हैं, या गाने जावेद अख्तर के हों, वो तो उर्दू में लिखते हैं। अब जो गाने लिख गए हैं, साहिर, कैफी, मजरू, जानिसार, वो गाने आज तक लोगों को ज़बान में याद है, वही गाने गाते हैं। मतलब ये राजा मेहंदी अली खां, कैसे कैसे गाने लिख गए ये लोग। जो शायरी उनकी थी, उस शायरी से अच्छे इन्होंने फिल्मी गाने लिखे इन लोगों ने। और उर्दू बेफिक्र रहे, उर्दू तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, वो कुछ बिगाड़ कोई नहीं सकता उसका। अच्छा, ये जो मुशायरे, जो आजकल मुशायरे होते हैं, वो जरूर उर्दू को बिगाड़ रहा है। अच्छा, ये इंडो पाकिस्तान मुशायरा जो होता है, बहुत ही बुरा मुशायरा होता है। सही। अच्छा, आप दुबई भी गए माशाल्लाह, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी हैं। हिंदुस्तान का आपने काफी दफा दौरा किया है, तो कतर आने का आपका कोई इरादा हो? क्योंकि यहाँ पे मुशायरे बहुत होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन आपको सब सुनना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ आऊँगा मैं बिल्कुल। एक बीच में मेरा एक प्रोग्राम भी था, मगर फिर वो रह गया। और ये वर्ल्ड कप तक जिंदा रहा तो वर्ल्ड कप देखने तो आऊँगा ही इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह। बीच में कभी भी वहाँ से कतर से कोई भी आया बुलावा तो मैं जरूर आ जाऊंगा, और कोई घंटा भर 2 घंटे बाद करूँगा आप लोगों से इंशाल्लाह। तो सर उस वक्त का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। सर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से हम उनको ले लें। अरीना है, इनका ताल्लुक लंदन से है। इन्होंने आपके लिए मैसेज किया है। इन्होंने कहा है कि मैंने होश संभाला आपको मोइन अख्तर साहब को देखते हुए टीवी पे, और हमेशा एंजॉय किया आपका लूज टॉक में, कभी भी नहीं भूल सकती आपकी जो जबरदस्त राइटिंग है, जो आपने मुख्तलिफ प्लेस, आगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, दौरे जुनू, इन सब में की है। तो हम आपको देखते आए और आप लेजेंड है हमारे पाकिस्तान के। हमारी दुआएं हैं कि आपको अल्लाह ताला बहुत लंबी उम्र, सेहत के साथ और बहुत खुशियों के साथ दे। और इनके सवाल ये है कि प्लीज सजेस्ट एनी गुड बुक टू रीड, कोई अच्छी किताब आप अगर इनको सजेस्ट करें। और बहुत सारी इन्होंने आपको दुआएं दी हैं, और इन्होंने भी आपसे मोइन अख्तर साहब के साथ मोमेंट पूछा था, तो वो तो आप बता चुके हैं। कोई अच्छी सी बुक इनको सजेस्ट कर दें और इनकी दुआएं कबूल कर लीजिए।
तो बेटा आपका शुक्रिया, आपने मेरे सारे खेल जो मुझे खुद पसंद है उनके नाम ले लिए। सबसे अच्छी किताब बताऊं, आप पहला कायदा पढ़ना लिख गए। कायदा पढ़ ले, उसके बाद आप खुद ढूंढ देंगे कि अच्छी किताब कौन सी है। सही से। अंबर वहीद का सवाल है आपके लिए। उन्होंने पूछा है, उन्होंने आपसे कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ अनवर मकसूद साहब दरमियान में हमारे मौजूद हैं और मुझे उस बात का यकीन नहीं आ रहा, और बहुत ही हमारी खुशकिस्मती है कि हम अनवर मकसूद साहब को देख सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे। आपके लिए बेशुमार इन्होंने दुआएं दी हैं और आपसे सवाल किया है कि पाकिस्तान में मौसीकी और गायकी का मेयार आपके ख्याल से क्या गिर गया है? बेटा नहीं, मेरे ख्याल में गायकी का और मौसीकी का मेयार गिरा नहीं है। अच्छा सर, आपने बेशुमार ड्रामा सीरियल्स लिखे, टीवी के लिए आपने बहुत लिखा, लेकिन फिल्म क्यों नहीं लिखी? मैंने फिल्म लिखने, अब मैं बहुत लोगों का इसरार है हिंदुस्तान से भी कि मैं फिल्म लिखूं, और हिम्मत नहीं होती। सब दोस्त थे मेरे, मतलब वही तो मेरे तकरीबन घर रहते थे, बहुत दोस्त, परवेज मलिक, सुहेल राना, नदीम, और सबको जानता हूँ। तो फिल्म क्या लिखूं मुझे बताएं। मैं जो फिल्म में इंटरवल के लिए तो लिख सकता हूँ, इंटरवल से पहले और बाद का मुझसे नहीं लिखा जाता। देखें, कोशिश करता हूँ। अच्छा, कॉमेडी का इन्होंने आपसे पूछा है कि आप क्या समझते हैं कि कॉमेडी ज़वाल पजीर है इस वक्त, जिस तरह के कॉमेडी सीरियल्स हमें नजर आ रहे हैं, जो थिएटर पे काम हो रहा है, तो उसके बारे में ये पूछना चाह रही हैं आपसे। देखो, हर लोगों के लिए हर तरह की चीज़ अच्छी होती है। जो लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह का मज़ा, उनके लिए बहुत अच्छा है। जाके लाहौर में मैं थिएटर भी देखता हूँ, मैं भरा रहता है और लोग हंसते हैं। इस ज़माने में अगर लोग घंटा भर के लिए हंस लें, चाहे कुछ हो, बस फौश नहीं होना चाहिए, तहजीब से गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, जुमानी जुमले नहीं होने चाहिए, उससे बच लें तो बहुत अच्छा है। सब देख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इन्होंने ये किया है कि लूज टॉक आपकी इतनी सारी एपिसोड्स हुई, तो कभी किसी स्क्रिप्ट के ऊपर आपकी और मोइन अख्तर साहब की कुछ लड़ाई हुई, या कोई मतलब लड़ाई वगैरह नहीं। मेरा जो स्क्रिप्ट, कभी मैं आपको अगर हो सके दिखाऊंगा, मैं स्क्रिप्ट पे लिखता था साइड पे, यहाँ मोइन ऐनक उतारेगा, यहाँ मोइन मेज पे पाँव रखेगा, यहाँ मोइन खांसेगा, इस जुमले के बाद मोइन को छींक आएगी, फिर दोनों हाथों से अपने थप्पड़ मारेगा। और मोइन को मैं देता, मोइन ये सब कैमरे के पास भी है, कैमरामैन के पास भी है, डायरेक्टर के पास भी है, पहले से शॉट के लिए वो लोग तैयार रहेंगे। तो तुमने ऐनक इसी जुमले उतारनी है, यहाँ तुम्हें कलम निकाल के मेरी तरफ फेंकना है। मोइन वही करता। मैंने कहा, मोइन अपनी तरफ से तुम खांसोगे भी इसमें ना, तो मेरा क्यों खराब हो जाएगा। इसमें लगना नहीं चाहिए कि स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, ये लगे दो बात कर रहे हैं बस। तो मोइन ने वही की। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की। अच्छा, एक एक लफ्ज मैं आपको चाहूंगी कि मैं आपको एक लफ्ज दूं और आप उसके बारे में जो कहना चाहें या कोई मशवरा देना चाहें, जो आपके जहन में ख्याल आए, आप जरूर दें। पहला है मोइन अख्तर। एक ही। इमरान खान। पाँच साल पूरे करेंगे। बुशरा अंसारी। अब औरतों की मोइन अख्तर। बिलावल भुट्टो। थोड़े दिन चाहिए और बजिया। आसमान। बिलाल मकसूद। औलाद की बुराई, मतलब औलाद की कौन, सभी तारीफ करते हैं, तो बिलाल की क्या तारीफ करो। अमजद इस्लाम अमजद। बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायर भी हैं, सरकारी अफसर भी हैं।
और बहुत मशहूर है। नजम शेट्टी। ये भी दोस्त है मेरे। उनका बेटा भी गा रहा है, बेटी मेज़बानी भी करती है, जुगनू उनकी बीवी है। और अपनी जिंदगी में सब मगन है। मुस्तनसर हुसैन तारर। मतलब इन्होंने कोलंबस को पीछे छोड़ दिया है, मार्को पोलो को पीछे छोड़ दिया है। इतना घूमते हैं। और किताबें मेरे ख्याल में और किसी की इतनी नहीं होंगी जितनी इन्होंने लिखी। इंजमामुल हक। इंजमामुल हक जैसे वली दक्कनी से उर्दू शुरू हुई, इंजमामुल हक से क्रिकेटर्स में दाढ़ी शुरू हुई। उन्होंने एक दाढ़ी का रुझान क्रिकेटर्स को दिया कि अगर तुम आउट होते हो तो एक बहाना तो है कि दाढ़ी सामने आ गई थी। और सर आखिरी अनवर मकसूद। इनके बारे में जरा लिख के बता दें हैं कौन, तो फिर मैं कोशिश करके बताऊंगा कि कौन है। इतनी तवील गुफ्तगू मैंने कभी नहीं की किसी से। सर बस आखिरी हमारा एक सेगमेंट रह गया है, इसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। आजकल का मीडिया डैश है। आजाद है। आजकल की कॉमेडी डैश है। आजाद है। मुझे सबसे ज्यादा डैश के साथ काम करके मजा आया। मेरा बंगाली खानसामा है घर में। बंगाली तो नहीं कहना चाहिए, मेरा साथ काम करता है, खाना घर में पकाता है। उसके साथ में जब काम करता हूँ बावर्ची खाने में तो मुझे बहुत मजा आता है। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन सियासतदान डैश हैं। कायद के बाद कोई नहीं आया। और आजकल के सबसे बेहतरीन राइटर आपकी नजर में? मतलब बहुत है, एक का नाम क्या लेंगे, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब तो रहे नहीं, चले गए। आखिरी सुतून थे इंतजार हुसैन साहब, वो भी नहीं रहे। जिन्होंने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। एक नाम नहीं है, हजारों नाम है। सही सर बस जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपकी कोई इतने सारे काम कर लिए आपने, कोई अधूरी ख्वाहिश, और हम सब लोगों के लिए जितने भी आपके फैंस हैं कतर में, उनके लिए कोई एक मैसेज? आप लोगों के लिए ये है, नौजवान नस्ल के लिए, जो मैंने पहले भी कहा था, सच बोले, सबसे अच्छा रास्ता है तरक्की का। ऐसे चिराग जलते जाते हैं सच बोलने के बाद, ये दूर तक अंधेरा दिखाई नहीं देता। और क्योंकि आप लोग सच बोलते हैं, सबसे अच्छी बात यही है आप लोग। और इस मुल्क से मुझे मोहब्बत है जिससे मैं रहता हूँ। अभी मैं क्रिकेट देख रहा था, कश्मीर कप हो रहा है, कश्मीर का टूर्नामेंट, तो उसका स्लोगन है खेलो आज़ादी से। ये बहुत बड़ा स्लोगन है। आज़ादी के साथ कोई खेल नहीं सकता। क्या मतलब खेलो आज़ादी से? आज़ादी एक नेमत है। खेल में तो हार जीत होती है, आज़ादी में हार जीत नहीं होती। आज़ादी में जीत होती है सिर्फ। आज कब तक खेलेंगे हम आज़ादी से? 75 साल होने को आ गए, हम आज़ादी से खेल रहे हैं। आज़ादी से मोहब्बत करें, इज्जत करें, उसका एहतराम करें, उसके साए में अच्छा काम करने की कोशिश करें। खेलना नहीं चाहिए आज़ादी से। जीती रहिए। कतर के लोगों को मेरा सलाम, और दोहा आया तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है कि मेरी आपसे बात हुई है, और बहुत शुक्रिया आपके लिए, बेशुमार दुआएं आपकी लंबी उम्र के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशियों भरी जिंदगी के लिए। थैंक यू सो मच सर। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज।